बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ। आज हम कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कूलाम्स लॉ पढ़कर क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या निकाला जाता है। तो आप इससे पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि टू फाइंड द फोर्स, ये जो फोर्स निकाला जाता है बच्चों, ये कहाँ निकाला जाता है, तो आप कहेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तीसरी चीज़, ये जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ कि ये जो फोर्स होता है उसका नेचर कैसा होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि उसका नेचर होता है कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बात की कि ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ये जो फोर्स होता है कहाँ लगता है, तो ये पॉइंट चार्ज पर लगता है। अब ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि पॉइंट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। देखो, अगर एक चार्ज यहाँ पर है मान लीजिए कि Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पर है मान लीजिए कि Q2, तो ये दोनों चार्जेस अगर मान लीजिए कि स्फेरिकल ही हैं तो इनकी कुछ न कुछ अपनी रेडियस होगी। अगर इनकी रेडियस इनके बीच के सेपरेशन से काफ़ी छोटी है, मैंने क्या कहा कि इन दोनों चार्जेस का साइज़ डिस्टेंस के मुकाबले काफ़ी छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो चार्जेस होते हैं उसी चार्जेस को बच्चों हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। दूसरी चीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का बेसिक मतलब चार्ज से होता है और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि रेस्ट में। इसका मतलब है कि चार्ज की ऐसी सिचुएशन में स्टडी करना कि जब चार्ज रुका हुआ हो। तो जब चार्ज रुका हुआ हो इसका मतलब चार्ज रेस्ट में हो। तो यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं कि जब हम कूलाम्स लॉ किसी चीज़ पर लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो दोनों चीज़ें जो भी चार्ज पर लगा रहे हैं, जो दो चार्ज हों, तीन चार्ज हों या 5-6 चार्ज हों, वो सब के सब चार्ज कैसे होने चाहिए, तो बच्चों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि वो दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्ज के साथ साथ रेस्ट में भी होने चाहिए। अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हों तो उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि कूलाम्स लॉ से नहीं निकाला जा सकता। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि कूलाम्स लॉ जब पढ़ा जाता है तो कूलाम्स ने किस तरीके से फोर्स के एक फार्मूले को बनाया, थोड़ा उसी को समझिए। कूलाम्स ने ये कहा था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें पता है कि जब Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हों, r डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट हों, तो इनके बीच में एक तरीके का फोर्स लगता है और ये फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये फोर्स ग्रेविटेशनल वाला फोर्स नहीं है, ये कोई दूसरा फोर्स है। अब उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है। तो चलिए, कूलाम्स ने ये कहा कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ये डिपेंड करेगा कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कितना है या प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज था Q2, तो Q1 और Q2 की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी लगने वाला फोर्स उसी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी उतना ही ज़्यादा होगा। दो चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट जितना कम होगा लगने वाला फोर्स भी उतना कम होगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ से देख लीजिए कि दूसरा ये रूल ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में फोर्स उतना वीक होगा। दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन जितना कम होगा उनके बीच लगने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए 1/r² लिखा जा सकता है। 1/r², यानी कि r यानी कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ हुआ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक बात सोचिए, कूलाम्स इस बातों तक कैसे पहुंचा कि Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं टार्शन बैलेंस। बच्चों, ये मशीन का नाम है टार्शन बैलेंस। ये करता क्या है, तो दिस इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस टू measure the
फोर्स। बच्चों ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, टार्सन बैलेंस वाली जो मशीन है एक, वो इतनी सेंसिटिव है कि दो चीज़ों के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई फोर्स लग रहा होगा तो फोर्सेस को बताएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस फोर्स को, ये इस मशीन को एक और साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था जिसका नाम था कैवेंडिश। बच्चों ये कैवेंडिश नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को वेरीफाई किया था इस मशीन से, जिसका नाम लिखा गया है टार्सन बैलेंस। अब इस तरीके की मशीन से कैवेंडिश ने भी एक वेरिफिकेशन किया था, जिससे ये बात उन्हें पता चली थी कि नहीं, न्यूटन की जो बातें हैं वो सही हैं, मशीन से भी इतनी ही आ रही हैं जितने कि न्यूटन ने फार्मूले को लगाकर बताया है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं कि कूलाम ने एक मशीन का इस्तेमाल किया जो फोर्स को नापती थी या बताती थी। अब इसने क्या किया कि दोनों चार्जेस को अलग अलग डिस्टेंस पर घटाता बढ़ाता, कभी ज़्यादा रख देता, कभी कम रख देता, कभी 2 गुना पर रखता, कभी 4 गुना पर रखता, कभी 10 गुना बढ़ा देता डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस को बार बार इन्होंने चेंज कर करके अलग अलग सिचुएशन में टार्सनल मशीन से रीडिंग पढ़ी और इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड को भी अलग अलग करके टार्सनल बैलेंस से उनकी अलग अलग रीडिंग पढ़ी। तो उनके हाथ जो लगा, उन्हें जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि हम जब इसको बार बार चेंज कर रहे हैं तो जो फोर्स का घटना बढ़ना है वो अलग अलग चार्जेस पर डिपेंड न करके चार्जेस का प्रोडक्ट कितना आया है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा आएगा तो लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा आ जाएगा, और जब चार्जेस का प्रोडक्ट कम हो जा रहा था तो टार्सन मशीन ऑटोमेटिक फोर्स की वैल्यू भी कम बता रही थी। इसी तरीके से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की वैल्यू अगर ये बढ़ा देता था तो उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भी घट बढ़ जाता था, लेकिन 2 गुना और आधे के हिसाब से घटता बढ़ता था। अगर दूरी को 2 गुना करता था तो फोर्स आधा हो जाता था, दूरी को 4 गुना कर देता था तो फोर्स 16 गुना चेंज हो जाता था। यानी इस तरीके से अगर गौर से देखा जाए तो टार्सन मशीन से उसे काफ़ी मदद मिली ये जानने में कि Q1 Q2 के बदलने से किस तरीके से फोर्स बदलता है और R के बदलने से किस तरीके से फोर्स बदलता है। अगर आप इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं तो रेफरेंस के लिए आप NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12 फिजिक्स की देख सकते हैं, सारी बातें उसमें ये सब लिखी हुई हैं। मैंने इसलिए इसे रिमाइंड करा दिया ताकि आप किताब पढ़ें तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये नया वर्ड क्या है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टार्सन जो बैलेंस होता है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है, क्या करने का, फोर्स मेजर करने का। और इस अच्छा एक बात और समझिए, इन्होंने कहा कि लगने वाला जो फोर्स है इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अब प्रोडक्ट की वैल्यू अगर नहीं बदलती है तो F नहीं बदलेगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये मान लीजिए कि 20 है और ये मान लीजिए 10 है, या हम ऐसा कहें कि 20 है, तो बच्चों 20 और 20 का प्रोडक्ट कितना होगा, 400। 20 और 20 का प्रोडक्ट 400 हो जाएगा। अब ऐसा 2 नंबर कोई और आप लीजिए कि जिसका प्रोडक्ट अगर 400 होता हो तो भले ही ये घट जाए और ये बढ़ जाए, या ये घट जाए ये बढ़ जाए, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट ना बढ़े 400 आएगा तो लगने वाला फोर्स भी उतना ही रहेगा जो पहले था। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि लगने वाले प्रोडक्ट पर F की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उनका टोटल प्रोडक्ट क्या था, इसी हिसाब से फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि कूलाम्स के अकॉर्डिंग लगने वाला फोर्स Q1 Q2 और R पर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों रूल को हम आपस में मिला दें तो आपस में मिला देने के बाद F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R² लिखा जा सकता है। अब देखिए, जब भी प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है, हमने लगा दिया K, और यहाँ पर लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए इस K को अगर हम हटाना चाहते हैं, जैसे K का मतलब समझना चाहते हैं K क्या है, तो K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा मतलब न्यूमेरिकल जो मीनिंग होती है वो होती है 9 × 10⁹ और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की ये परमिटिविटी है। अब बच्चों हमने बात करी थी आपसे कि परमिटिविटी, बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है ये परमिटिविटी। अब जरा समझिए, परमिटिविटी का मतलब अगर बहुत आसान लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो परमिटिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसा
क्वालिटी किसी मीडियम की जो वो परमिट करे कि लाइट की स्पीड वहाँ कितनी तेज़ चलती है। या हम सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की एक क्वालिटी होती है कि जो ये परमिट करती है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने मीडियम का नाम लिया है और मीडियम से रिलेटेड होती है परमिटिविटी। इसका मतलब है कि कूलाम्स लॉ मीडियम पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ये रखा Q1, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा Q2। अब देखिए ये डिपेंड करेगा कि इसके बीच में मीडियम कैसा है, यानी जो दो चार्जेस Q1 Q2 रखे हुए हैं R डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में मीडियम कैसा है इस बात पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगेगा। अगर मीडियम में बदलाव कर दिया जाता है तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, अगर मीडियम की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो फिर परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये परमिट करेगा कि फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ये डिपेंड करता है कि उसका मीडियम कैसा है। तो अगर किसी चीज़ की या किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर आपको लिखनी हो तो आप उसे एप्सिलॉन से लिखेंगे, और अगर फ्री स्पेस की परमिटिविटी लिखनी है आपको तो उसे आप एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे। दो बातें अभी क्लियर कर लीजिए कि जब कभी आप किसी चीज़ की परमिटिविटी लिखते हैं तो किसी मीडियम के साथ जब लिखेंगे परमिटिविटी तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन, और जब किसी फ्री स्पेस की परमिटिविटी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये है परमिटिविटी। अब थोड़ा सा आप और आगे बढ़िए तो आपने ये देखा था कि के का मतलब होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R²। बच्चों अगर के की जगह पर ये पूरी वैल्यू रख दी जाए तो ये क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ये F इज़ इक्वल टू। अब यहाँ आप गौर से देखिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कूलाम्स लॉ परमिटिविटी पर डिपेंड कैसे कर रहा है। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ देखिए F। अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट नीचे है, F ऊपर है, यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली हुआ कि प्रोपोर्शनल हुआ? इन्वर्सली हुआ। अब बताइए किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो लगने वाला फोर्स कम होगा, और अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम होगी तो लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब उल्टा रिलेशन है। अब देखिए परमिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? हमने तो ये पता लगा लिया कि फोर्स डिपेंड करता है परमिटिविटी पर, तो परमिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? जी हाँ, परमिटिविटी मीडियम पर डिपेंड करती है, और ये बताती है कि मीडियम डेंसर है कि रेयरर है, उसी हिसाब से फोर्स लगाना है। जैसे हमें एक रिलेशन लिख रहे हैं कि लाइट की स्पीड c की जो वैल्यू होती है वो 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट, इस रिलेशन से वेरीफाई होती है, वैलिड होती है इस रिलेशन के साथ। या अगर मान लीजिए कि लाइट की स्पीड किसी दूसरी मटेरियल में निकालना चाहते हैं, फ्री स्पेस में नहीं निकालना चाहते लाइट की स्पीड, तो उसको हम अगर भी बोल दें, क्योंकि लाइट की स्पीड मीडियम बदलने से बदल जाती है, तो किसी मीडियम की अगर बात करते हो तो वहाँ लाइट की स्पीड को भी लिख दिया और 1/√μ और एप्सिलॉन। अब देखिए म्यू में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि म्यू क्या है। म्यू या म्यू नॉट का मतलब होता है कि परमिएबिलिटी जो मैग्नेटिक की वजह से होती है, मैग्नेट की वजह से होती है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी, और इसका मतलब होता है परमिबिलिटी और परमिटिविटी। परमिटिविटी बेसिकली चार्ज की वजह से है जब चार्ज रेस्ट में है तो, और परमिबिलिटी बेसिकली चार्ज के मोशन में आने की वजह से, यानी कि जब चार्ज के अंदर मोशन ज़्यादा हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। तो वो बाद की बात है, जब आप आगे पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के बाद जब पढ़ेंगे तब आपको परमिएबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल आपको परमिटिविटी से मतलब है। चलिए अब आपने ये देखा कि किसी चीज़ की परमिटिविटी लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए सब रिलेशन एक दूसरे के साथ बनता जा रहा है। यहाँ देखिए हमने ये देखा कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से हमने देखा था कि जो फोर्स होता है बच्चों, वो फोर्स परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा बात आप ध्यान से सुनिएगा। एफ की वैल्यू यानी कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो कूलाम्स फोर्स है उसकी वैल्यू परमिटिविटी पर डिपेंड करती है, और परमिटिविटी स्पीड की लाइट पर डिपेंड करती है, और स्पीड की लाइट उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो बताइए वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर किसी मीडियम की में लाइट की स्पीड कम है
तो बताइए वहाँ फोर्स भी कम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी कि ये चीज़ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये चीज़ इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए कि ये और ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं? यानी कि लाइट की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका मतलब है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड तेज़ होगी यानी कि फास्ट होगी, लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी, उस मीडियम में लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम चलेगी, रफ्तार से चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, यानी कि लाइट स्लो हो जाएगी, तो उस कंडीशन में लगने वाला जो कूलाम्स लॉ है या कूलाम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी डाउन हो जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस है R, इनमें फ्री स्पेस है। ये बच्चों ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है। अगर ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो बताइए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज हमारे पास है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। अब देखिए वो वही डिस्टेंस है जो पहले थी, चार्ज वही है जो पहले थे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर रख दिया गया है वाटर। बताइए कि वाटर डेंसर मीडियम है कि नहीं? ये रेयर मीडियम था फ्री स्पेस और ये थी डेंसर मीडियम। अब आपको अंदाज़ा है कि लाइट की स्पीड इस मीडियम में तेज़ चलेगी कि लाइट की स्पीड इस मीडियम में तेज़ चलेगी? तो लाइट की स्पीड हमेशा लाइट की स्पीड हमेशा फ्री स्पेस में सबसे फास्ट होती है। इसकी वैल्यू लगभग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। इसका मतलब है कि लाइट जो सबसे फास्ट चल सकती है वो फ्री स्पेस में चल सकती है। तो आपने ये देखा है कि लाइट की स्पीड जहाँ बहुत फास्ट होती है वहाँ मीडियम में लगने वाला दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ फोर्स कम होता है। अब बताइए पानी की अगर आप बात करें, यहाँ अगर पानी भरा हुआ हो और दोनों चार्जेस पानी के बीच में रखे हों, पानी के अंदर डूबे हुए हों, इसका मतलब है लाइट की स्पीड यहाँ घट जाएगी। जब लाइट की स्पीड यहाँ घट जाएगी बच्चों तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक ही चार्ज हो, अगर उसको हम उठाकर हवा के बजाय पानी में ले कर रख देते हैं या किसी दूसरी मटेरियल पर रख देते हैं, किसी दूसरी मीडियम में डाल देते हैं उन दोनों चार्जेस को, जबकि सेपरेशन वही रहे, चार्जेस का अपना अपना उनका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी वही रहे, तो भी इनके बीच में फोर्स बदल जाएगा और मीडियम के बदल जाने से फोर्स पूरी तरीके से बदल जाता है। तो बच्चों पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है कि उसके मीडियम में की परमिटिविटी कैसी है, तो ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसा लगेगा। आई होप आपको परमिटिविटी का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए ये वर्ड लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, परमिटिविटी परमिटिविटी परमिटिविटी, लेकिन बेसिक मतलब समझते नहीं कि परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी का बेसिक मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एक सामान्य लैंग्वेज में आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि परमिटिविटी का क्या मतलब होता है और परमिटिविटी किस तरीके से फोर्स को इफ़ेक्ट करती है। तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है बेसिकली वो ये बात तय करती है कि इसमें चलने वाली लाइट कितनी तेज़ चल सकती है और जितनी तेज़ चल सकती है उसी की तरह की उसकी परमिटिविटी होती है। तो हम अब तक बात कर रहे थे कि लाइट की परमिटिविटी क्या होती है। आइए अब बात करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो हमने कहा रिलेटिव परमिटिविटी बहुत सिंपल वर्ड है। रिलेटिव परमिटिविटी कोई ख़ास बड़ा वर्ड नहीं है बच्चों। सबसे पहली बात कि इसको जो डिनोट किया जाता है हम इसको ER से डिनोट करेंगे, यानी कि एप्सिलॉन R से डिनोट करेंगे। चलिए अब इसकी अगर डिफिनेशन देखी जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी की जो बेसिक डिफिनेशन होती है वो होती है कि हवा में किसी चीज़ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और किसी मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लिया जाए तो वही चीज़ रिलेटिव परमिबिलिटी कहलाती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको मीडियम के बदल जाने से फोर्स कैसे बदलता है इसका अंदाज़ा है। देखिए हमने यहाँ पर बात किया था कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R है और पहला कंडीशन कि यहाँ पर वो रखा गया है फ्री स्पेस में बच्चों। तो जब फ्री स्पेस में रखा जाएगा तो इनकी परमिटिविटी जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई मीडियम है, यहाँ पर कोई मीडियम है, सब चीज़ वही है, डिस्टेंस वही है, दोनों चार्जेस वही हैं, लेकिन इनके मीडियम बदल दिए गए। मान लो कोई भी मीडियम रख दिया गया, मान लीजिए कि मीडियम रख दिया गया M मीडियम है कोई, तो इनके बीच में
जो परमिटिविटी है उस परमिटिविटी को हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया। जब फ्री स्पेस रहता है तो एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, और जब कोई मीडियम रहता है तो वहाँ पर हम डिनोट करते हैं सिर्फ एप्सिलॉन से। चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स एप्सिलॉन नॉट की वजह से एफ होगा, और एप्सिलॉन की वजह से मान लीजिए कि एफ एम हो गया, मतलब फोर्स ड्यू टू मीडियम। तो जाहिर सी बात है फोर्स तो बदल जाएगा, ये पक्का है। यानी कि इसमें रखेंगे तो फोर्स एफ एम और इसमें रखेंगे तो फोर्स एफ। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हमने वही लिखा हुआ है कि फोर्स एफ और फोर्स एफ एम, ई आर की वैल्यू एफ एम एफ बटे में एफ एम। अब जैसा कि आपको पता है कि एफ का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि एफ एम यानी कि जब कोई मीडियम में रखेंगे तो यहाँ क्या बदल देंगे, सारी चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या कहता है कि एफ़ का मतलब इतना है और एफ एम का मतलब इतना है। बच्चों ये दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें, ये दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ई आर की जो वैल्यू बनेगी वो होगी 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से बचेगी 1/एप्सिलॉन। बच्चों इसको अगर हम ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई आर। अब देखिए ई की वैल्यू जो यहाँ से अगर निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। अब ज़रा सोचिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी आपको पता करना हो तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी जाए तो उसको इस फ्री स्पेस की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बच्चों, तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि उसकी मीडियम की परमिटिविटी क्या है। तो बेसिकली सवाल में रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया जाएगा, आप उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को 8.85 इंटू 10⁻⁻12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी आप निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एयर के लिए लगभग एयर की जो परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है बच्चों, वो होती है लगभग 1 के बराबर। इसलिए एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट लिख दिया करते थे, याद है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि तो बेसिक फार्मूला ये हुआ कि F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए यही चीज़ थी यहाँ से, तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपका ये है, एफ इज कूलाम्स लॉ का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो यही है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, यानी कि एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब हवा के लिए लिखा जाता है यानी कि फ्री स्पेस के लिए लिखा जाता है तो यही वर्ड यहाँ पर एक लिख दिया जाता है, तो एक लिख देने से ये बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एयर के लिए या किसी फ्री स्पेस के लिए जो फार्मूला लिखा जाता है तो वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा जाता है, ई आर को हटा दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप वाटर की अगर बात करें तो लगभग वाटर के लिए जो ई आर की वैल्यू होती है वो 81 या लगभग 80 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 80। आप यहाँ पर अब इसे हटा नहीं सकते, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अलग अलग मीडियम के हिसाब से उसकी परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करती है।